अगर आप गाड़ी लेने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं और मार्केट में ऑप्शंस जो हैं वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ओवरवेल्म कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअल में किस तरह की गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार देवी सज्जनों, मेरा नाम है आकाश शॉ और आप देख रहे हैं ऑटो IQ, जहां हम ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट आपसे शेयर करते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू माइट कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क कि आपको गाड़ी क्यों चाहिए। जी हाँ, बजट से भी पहले ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि गाड़ी का यूज़ क्या है आपके लिए, आप क्यों लेना चाहते हैं गाड़ी। यू माइट बी यूजिंग इट फॉर डेली कम्यूट, आप ऑफिस या अपने वर्क प्लेस या अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं और आपको बस एक ऐसी गाड़ी चाहिए हो सकता है जो सिर्फ आपको पॉइंट A से पॉइंट B पे लेकर जाए, बहुत ही इफिशिएंटली लेकर जाए, ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए आपको हो सकता है। तो आपको किस तरह की गाड़ी देखनी चाहिए। सिटी में अगर चलना है, रास्ते वगैरह ठीक ठाक है आपके यहाँ, तो आप हैचबैक्स देख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट में चलना है तो आप सेडान्स को देख सकते हैं, जो बॉडी टाइप है, इस तरह की गाड़ी को आप देख सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो जो हॉलीडेज़ पर, वेकेशन पे भी जाना चाहते हैं, सिर्फ वेकेशन पे जाएंगे और इसके अलावा डेली ऑफिस वगैरह जाने के लिए, काम पे जाने के लिए उनके पास अलग से एक गाड़ी है। तो वेकेशन पे अगर जाना है तो आपको बेसिकली किस तरह की गाड़ी चाहिए होगी जिसमें बूट स्पेस ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, ऑफ रोडेबिलिटी भी थोड़ी बहुत, सॉफ्ट रोडर टाइप की गाड़ी चाहिए होगी आपको, क्योंकि आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो आपको एक्जैक्टली पता नहीं होता है कि किस तरह के रोड्स वहाँ मिलने वाली है। तो थोड़े बड़े व्हील्स, थोड़ा हाई ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब आप प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली लोग इस तरह के यूज़ केस के लिए SUVs और इवन मिनी SUVs को भी प्रेफर करते हैं। तो ये बॉडी टाइप, दो बॉडी टाइप्स हो गई। इसके अलावा आप, हो सकता है जो मेजॉरिटी लोग इस सिचुएशन में ही होंगे कि उनको डेली ऑफिस भी जाना है उसी गाड़ी से और वेकेशंस पे, छुट्टियों पे भी जाना है उसी गाड़ी से। तो उस केस में आप सेडान्स को देख सकते हैं। हैचबैक्स आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि उसमें बूट स्पेस कम होता है। लेकिन सेडान्स में भी एक डिसएडवांटेज ये है कि वो ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत ही कर पाती है, ज़्यादा नहीं कर पाती है। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होगा आपको, तो वहाँ पर हम मिनी SUVs को देखना प्रेफर करेंगे कि मिनी SUV ही कोई गाड़ी ली जाए, तभी आप उसको ऑफिस भी ले जा पाएंगे और छुट्टियों पे भी कहीं जाना वाना हुआ तो बूट में इतना सामान आ जाएगा और ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक रहेगी। मतलब परफेक्ट मिक्स रहेगा। अगर आप एक मिनी SUV की तरफ जाते हैं तो परफेक्ट मिक्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस एंड एवरीडे यूजिबिलिटी आपको मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल वेकेशंस, टूरिस्टी प्लेसेस पे जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप कुछ उन लोगों में से है जिनको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कहीं भी जा सके, जहां कोई और नहीं जा सकता लेकिन आप जाना चाहते हैं उस जगह पे, तो ऐसे में फिर आपको एक हार्डकोर ऑफ रोडर ही देखना पड़ेगा जो ये काम कर सकता है। आप अपनी गाड़ी से, हो सकता है इसके अलावा ओवरलैंडिंग भी करना चाहते हैं, मतलब कैंपिंग वगैरह जो आप जानते होंगे कि भाई गाड़ी में ही आपने किचन विचन का सेटअप बनाना है, आपको गाड़ी के ऊपर RTT डालनी है, रूफटॉप टेंट डालना है, तो उसके लिए आपको फ्लैट रूफ वाली गाड़ी चाहिए होगी। ऐसी गाड़ी चाहिए होगी जिसके ABCD पिलर्स जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो RTT का जो वेट डालेंगे आप, उस वेट को वो झेल सके। और हो सकता है आप कोई ऐसे व्यक्ति भी हो जिसको जो गाड़ी लेनी है वो सिर्फ एक शो ऑफ के लिए लेनी है, मतलब आपको सिर्फ दिखाना है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, आपकी सोसाइटी में आपको एक रुतबे वाली बात चाहिए गाड़ी में, तो आपको उस तरह के लिए ऐसी गाड़ियाँ लेनी होगी जो मार्केट में ट्रेंड में चल रही हैं, जैसे कि आजकल थार वार का बहुत चल रहा है, उसके अलावा फॉर्च्यूनर्स वगैरह का भी है। तो वो बजट वाले फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम आगे आने वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल ये गाड़ियों के ऑप्शंस होंगे आपके पास। उसके अलावा हो सकता है आपने गाड़ी इसलिए भी लेनी है कि हम कभी कभार यूज़ करेंगे और बाकी टाइम हमारी गाड़ी रेंटल सर्विस को दे देंगे हम। तो ऐसी केस में ज़्यादातर सेडान्स, वाइट कलर के सेडान्स ज़्यादा प्रेफर की जाती है रेंटल सर्विसेज द्वारा। अगर इस केस के लिए लेना है तो फिर सेडान ही एक सही चॉइस बैठेगी आपके लिए। तो एक, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए आपको गाड़ी खरीदने जाने से पहले कि भाई आपको गाड़ी क्यों चाहिए, किस तरह की गाड़ी की बॉडी चाहिए आपको, ठीक है। यूज़ केस पे डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी की बॉडी कैसी होने वाली है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई आपको आपकी गाड़ी में कितने लोगों को बिठाना है। वैसे गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। मिनिमम 2 सीटर्स आती हैं, बट 2 सीटर्स आर स्पोर्ट्स कार बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा हाई बजट 50 लाख प्लस वाले रेंज में होते हैं, तो हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, हम नॉर्मल गाड़ियों की बात करने वाले हैं। देन उसके बाद 4 सीटर्स गाड़ियाँ होती हैं। देन वी हैव 5 सीटर्स, जो कि ज़्यादातर गाड़ियाँ 5 सीटर्स होती हैं। उसके अलावा 6 सीटर्स भी होती हैं, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ, 1-2 गाड़ियाँ हैं जो 6 सीटर ऑप्शन में आती हैं। देन वी हैव 7 सीटर्स, जो ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ जो होती है वो 7 सीटर गाड़ियाँ होती हैं। बट आपको अपने आप से सवाल करना है कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। आप कहेंगे कि भाई हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट 7 लोगों को आप बिठाना चाहते हैं, लेकिन साल में कितनी बार आप सातों के सातों जने, फैमिली के सातों लोग एक साथ एक गाड़ी में निकलने वाले हैं। अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली होना है तो नो डाउट आपको 7 सीटर ही लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभार वाला अगर केस है तो आई थिंक 7 सीटर में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी इट इज़ योर चॉइस, क्योंकि 7 सीटर ऑब्वियसली महंगी होंगी।
ज़्यादातर गाड़ियाँ 5 सीटर होती हैं। 5 सीटर गाड़ियाँ मेरे हिसाब से इज़ मोर देन इनफ अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या ज़्यादातर आप लोग गाड़ी में 2 लोग भी चलते हैं तो 5 सीटर गाड़ी इज़ मोर देन इनफ। 4 सीटर गाड़ियाँ भी हैं कुछ जिनकी अपनी खूबियाँ हैं, जैसे कि थार हो गई, जिमनी हो गई, जो लोग उसके 4 सीटर होने की वजह से नहीं लेते बल्कि उनकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की वजह से लेते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक ऑफ रोड कैपेबल गाड़ी चाहिए या ज़्यादा सीटर गाड़ी चाहिए। देन कम्स द 6 सीटर कार्स, जैसे कि XL6 आती है जो 6 सीटर है, इसके अंदर कैप्टन सीट्स आती हैं। इवन XUV 700 जो है उसमें भी 6 सीटर का ऑप्शन आता है जिसमें बीच में कैप्टन सीट्स आती है। तो कैप्टन सीट्स वाला ऑप्शन मिल जाता है तो आप बेसिकली 6 सीटर की तरफ तभी जाएंगे जब आप सेकंड रो में खुद आराम से बैठना चाहते हैं। आप गाड़ी चलाने नहीं, चलवाने वाले हैं, मतलब आपका ड्राइवर चलाएगा, शोफर्ड रहेंगे आप ज़्यादातर गाड़ी में, तो आप सेकंड रो ऑफ सीटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आप ऑब्वियसली सेकंड रो में ज़्यादा कंफर्ट ढूंढेंगे। तो ऐसे में 6 सीटर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि बीच वाली जो रो में कैप्टन सीट, मतलब आगे की तरह ही सीट्स होती है उसमें भी, जिनको आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, आर्म रेस्ट वगैरह अच्छे से आते हैं। तो 6 सीटर गाड़ी अगर आप शोफर्ड होने वाले हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो 7 सीटर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 7 सीटर गाड़ियाँ XUV 700, टाटा सफारी, ये सब गाड़ियाँ 7 सीटर है। इवन महिंद्रा स्कॉर्पियो N, देन वी हैव फॉर्च्यूनर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी 7 सीटर ऑप्शंस में अवेलेबल होती है। XUV 500 7 सीटर और 5 सीटर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल होता है। इवन 6 सीटर ऑप्शन में भी अवेलेबल होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। यू माइट चेक इट विद द शोरूम पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हैचबैक्स होती हैं वो हैचबैक्स भी मोस्टली 5 सीटर ही होती हैं, बट मेरे हिसाब से, जैसे कि मेरी गाड़ी है, कहने को 5 सीटर है, मैन्युफैक्चरर इसे 5 सीटर कहता है, लेकिन मैं इसे 4 सीटर ही कहूँगा, क्योंकि पीछे वाली सीट में 3 लोगों को बैठाना इज़ नॉट अ कंफर्टेबल केस। अगला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि आपको आपकी गाड़ी से क्या चाहिए। आपको आपकी गाड़ी से क्या अच्छी फ्यूल इकॉनमी चाहिए, या आपको जॉय ऑफ ड्राइविंग चाहिए। आप अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं किफ़ायत में, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े लेकर चलाना, एंजॉय करना अपनी ड्राइव को। क्योंकि अगर आप किफ़ायत में चलाना चाहते हैं तो आपको फ्यूलिंग भी उसी तरह से चूज़ करनी पड़ेगी। CNG की तरफ जाना पड़ेगा, या हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाना पड़े, जो कि अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बट हम अभी फ़िलहाल इसको बस टॉपिक को टच करेंगे। CNG अगर आपने ले ली तो गाड़ी बहुत सस्ती चलेगी, आपका रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन रनिंग कॉस्ट अगर है तो वो उसको सेट ऑफ कर देगा। बट एक यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको आपका बूट स्पेस थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थैंक्स टू टाटा, आजकल टाटा ने जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी लगाई है तो थोड़ा सा बूट स्पेस निकल के आ जाता है, बट स्टिल पेट्रोल गाड़ी से तो कम ही बूट स्पेस मिलेगा उस केस में CNG के साथ। देन आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रनिंग कॉस्ट कम करके देने वाली हैं। ऑफकोर्स उसको अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो, अगर चार्जिंग स्टेशन पे फास्ट चार्जर पे अगर चार्ज करते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, बट अगर घर पे करते हैं तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चार्जिंग होगी और आपकी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी। इलेक्ट्रिक के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि उसको आप ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस वगैरह मिलना, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिल पाना थोड़ा सा एक इशू रहता है। तो डेली कम्यूट वगैरह के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो इलेक्ट्रिक से कुछ भी बेहतर नहीं है मेरे हिसाब से तो। बट आप उसको ओकेजनली छुट्टियों पे लेके जाना चाहते हैं, पहाड़ों पे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक की तरफ जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा उस केस में। इसके अलावा पेट्रोल गाड़ियों का ऑप्शन है ही। पेट्रोल बहुत ही हैसल फ्री, मतलब बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ियाँ होती हैं। पेट्रोल को रखना भी ईजी है, काफ़ी दिनों तक बंद भी पड़ी है तो भी उसको स्टार्ट करने में कोई इशू नहीं आता। मेंटेनेंस कॉस्ट भी, सर्विस कॉस्ट भी कम रहती है पेट्रोल गाड़ियों की। तो पेट्रोल का बस एक ही मैटर है पेट्रोल के साथ कि पेट्रोल महंगा है, ठीक है, और फ्यूल इकॉनमी भी उतनी कुछ खास मिलती नहीं पेट्रोल गाड़ी से। तो एक इस चीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी और कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस यही एक डिसएडवांटेज है। पहाड़ों पे भी लेके चले जाओ, स्नोफॉल वाले एरिया में रात भर खड़ी कर दो, सुबह एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनलाइक डीजल कार्स, जैसा कि डीजल के बारे में हम जानते हैं, डीजल बहुत ही टॉर्की नेचर का इंजन होता है, डीजल इंजन जो होता है गाड़ियों में। बट उसके साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि कोल्ड स्टार्ट करना, खास करके नेगेटिव टेम्परेचर्स में बहुत बड़ी इशू रहती है, बहुत बड़ा इशू रहता है। डीजल लवर्स जो हैं वो डीजल लवर होते हुए भी इस इशू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं डीजल के साथ। और डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं, डीजल इंजन जो होते हैं, उनको सर्विस करना भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो डीजल की तरफ जा सकते हैं, देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। खास करके अब जब गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा डी प्रमोट कर रही है डीजल इंजन्स को, क्योंकि डीजल इंजन्स पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं। देन कम्स द मॉडर्न एरा, जहाँ पर हाइब्रिड की बात कर रहे हैं हम, हाइब्रिड ऑफ पेट्रोल इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। अब हाइब्रिड भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइल्ड हाइब्रिड्स की, जहाँ पर पेट्रोल से गाड़ी चलती है और चलते हुए गाड़ी जो जिस तरह से ऑल्टरनेटर से बैटरी को चार्ज करती है, उस तरह से वो उसमें एक अलग से बैटरी लगी होती है माइल्ड हाइब्रिड में, जो कि जिसका सिंपल सा काम यह है कि चलती हुई गाड़ी को पावर देते रहना बीच बीच में, ताकि पेट्रोल इंजन के ऊपर लोड कम आए। तो इससे क्या होता है, फ्यूल इकॉनमी आपकी बूस्टअप हो जाती है अगर माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी चला रहे हैं आप तो। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स भी आती हैं, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है
और इलेक्ट्रिक मोटर कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स चार्जेबल भी होती हैं, मतलब कि आप पेट्रोल भी डला रहे हैं गाड़ी में और हाइब्रिड बैटरी जो है, इलेक्ट्रिक बैटरी जो है, उसको आप चार्ज भी कर रहे हैं। बट आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। यूके के मार्केट में इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो ये बहुत सारे फ्यूलिंग के ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूज़ केस क्या है और डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए, फास्ट चलने वाली, मज़ेदार लगने वाली चलाने में, या फिर कम रनिंग कॉस्ट वाली। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि टॉर्की नेचर होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। जो उसकी इंजीनियरिंग ही कुछ इस प्रकार की होती है कि जो सारा का सारा टॉर्क है वो एक बार में डिलीवर हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आरपीएम पे पहुंचने के बाद टॉर्क डिलीवर करना शुरू करते हो। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये नहीं होता, तो मज़ा भी आता है उसको चलाने में और रनिंग कॉस्ट भी कम होती है। बट जैसा कि मैंने बताया, डिसएडवांटेज है उसके भी अपने। अब जब हम बात कर रहे हैं द फन ऑफ ड्राइविंग की, तो यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारे सामने कि भाई हमारा ट्रांसमिशन कैसे होने वाला है। क्या हम मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ जाने वाले हैं? क्योंकि अगर आपको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, गाड़ी को चलाना आप एंजॉय करते हैं, तो आई थिंक मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ द ट्रांसमिशन फॉर यू, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, सस्ता भी होता है और आपको मैक्सिमम कंट्रोल भी देता है। बट आपको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, आपको अपने लेफ्ट पैर पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपको क्लच व्लच बार बार यूज़ नहीं करना है, तो यू कैन गो फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं AMT से, जो कि बिल्कुल बेसिक है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। इनफैक्ट ऑटोमेटिक है भी नहीं AMT, वो एक इलेक्ट्रीफाइड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। तो ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन कहते हैं उसे, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं एक्चुअली AMT, जो मारुति सुजुकी प्रोवाइड कराती है अपने बेसिक एंट्री लेवल कार्स पे। देन वी हैव IMT, Hyundai की जो IMT है, जहाँ पर आप गियर सेलेक्ट कर सकते हैं बट यू डोंट हैव एनी क्लच। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव CVT, होंडा का CVT, जो और भी कई गाड़ियों में आती है CVT। जो DCT होता है, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, DCT भी बहुत अच्छा ऑटोमेटिक है। अदर ऑटोमेटिक्स भी है, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस का गॉड कहा जाता है जिसे, वो होता है DSG गियर बॉक्स, जो कि फोक्सवैगन का पेटेंटेड टेक है ये। तो अगर आपको ईज़ ऑफ ड्राइविंग चाहिए, आपको ज़्यादा गियर के साथ फिडल नहीं करना है, या आप चलाने का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और सिटी में ज़्यादा चलना है, फन ऑफ ड्राइव से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, मज़ा चाहिए गाड़ी चलाने का, गो फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन, बजट भी कम रहेगा। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ बजट। कि आपका बजट क्या है गाड़ी का? जी हाँ, इतने सारे सवाल पूछ लेने के बाद अपने आप से ये सवाल करिएगा कि आपका बजट क्या है गाड़ी का, क्योंकि आजकल हर बजट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने लग गए। स्टार्टिंग फ्रॉम 4.5 लाख से आप एक कार अगर लेना चाह रहे हैं, बेसिक से बेसिक कार भी लेने जाएँ तो भी 4.5 लाख में ऑल्टो का बेस मॉडल आ जाएगा। देन जो 4.5 लाख के बजट से लेके 6.5 लाख तक का अगर बजट है, तो आप हैचबैक, बेसिक एंट्री लेवल हैचबैक्स की तरफ ही देख सकते हैं। उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। तो एक बार 6.5 लाख के ऊपर का बजट आपने अगर टच कर दिया है, तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अदर देन एंट्री लेवल हैचबैक्स, जैसे कि प्रीमियम हैचबैक्स, जैसे कि मिनी सेडान्स, जो सब 4 मीटर सेडान्स होती हैं, मिनी जो माइक्रो SUVs हैं वो भी होती हैं, यहाँ तक कि कुछ मिनी SUVs भी आने लग जाती हैं। अगर आप 6.5 लाख से लेकर 12 लाख तक की बात कर रहे हैं, तो जो माइक्रो SUVs, कुछ मिनी SUVs, देन एक तो 7 सीटर भी आती है जो इस बजट में आती है। तो उन सब की बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। अगर आप प्रीमियम हैचबैक्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीमियम हैचबैक्स में आपके पास ऑल्ट्रोज जैसी गाड़ियाँ आ जाएंगी, बलेनो वगैरह इन सब बजट में शुरू हो जाती हैं। देन i20 भी है, जो काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है। अगर आप हैचबैक्स की तरफ देखना चाहते हैं, ईज़ ऑफ ड्राइविंग देखना चाहते हैं, तो अब इनके कुछ वेरिएंट्स हो सकता है इस बजट से ऊपर भी जा रहे हो, बट एक रफ आइडिया आप लेके चलेगा, मैं वो लेके चल रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रो SUVs जो हैं, जैसे कि सो कॉल्ड SUVs, जैसे कि टाटा पंच, Hyundai एक्स्टर, ये सारी गाड़ियाँ भी इस रेंज में आना शुरू हो जाती हैं, जहाँ आप थोड़ा सा रेज्ड हैचबैक्स ही कह सकते हैं, माइक्रो SUVs तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि जो इनके व्हील साइज़ है तो थोड़े से बड़े होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ऊंचा होता है, बाकी होती वही फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव कुछ नहीं। ट्रांसमिशन भी बहुत साधारण से आते हैं इनमें, बट इस बजट के हिसाब से वो ये सारी ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सब 4 मीटर सेडान्स, जैसे कि Hyundai Aura, टाटा टिगोर, इवन डिज़ायर, ये सारी गाड़ियाँ भी इस रेंज में आने लग जाती हैं, तो इनकी तरफ हम देख सकते हैं। मिनी SUVs जो होती हैं वो भी आना शुरू हो जाती है इस रेंज में, जैसे कि ब्रेजा वगैरह, अपवर्ड्स ऑफ 10 लाख के समथिंग आने लगती है। रेज्ड हैचबैक्स में एक वो आजकल बहुत चल रही है,
बलेनो की बड़ी बहन सुजुकी की फ्रॉन्क्स स्लैश टोयोटा की टेज़र, ठीक है। तो ये सारी गाड़ियाँ भी ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपका रेंज जो है 6.5 लाख से 12 लाख तक का है। फिर उसके बाद जब हम 12 लाख प्लस जाने लग जाते हैं तब बहुत सारे और ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि मिनी एसयूवीज़ बहुत सारी आने लग जाती हैं, 5 सीटर एसयूवीज़ आने लग जाती हैं 12 लाख से लेकर 18 लाख के रेंज में। उसके अलावा जो एमपीवीज़ है जैसे कि अर्टिगा हो गई, रोमियन हो गई, टोयोटा की रोमियन और मारुति की अर्टिगा जो कि बेसिकली है अर्टिगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट XL6 हो गया, वो भी एक ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, जो कि एमपीवीज़ के रूप में आपके पास आ जाता है। उसके अलावा कुछ बड़ी एसयूवीज़ भी इस रेंज से शुरू होने लग जाती हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन का बेस मॉडल जो है वो आने लग जाता है, जो कि 7 सीटर है। अर्टिगा तो आती ही है जो 7 सीटर है, लेकिन वो एसयूवी नहीं एमपीवी है। फिर 18 लाख प्लस का जो बजट होता है, जैसे ही आपने 18 लाख का बजट टच किया उसके बाद मोस्टली ज़्यादातर ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। आपके पास 7 सीटर एसयूवीज़ भी होती हैं, आपके पास एमपीवीज़ लाइक इनोवा जो कि बहुत सक्सेसफुल है, इनोवा क्रेस्टा, इवन इनोवा हाई क्रॉस जैसी एमपीवीज़ भी अवेलेबल हो जाती हैं। ग्रैंड विटारा वगैरह का जो टॉप मॉडल है वो भी आने लग जाता है, जो कि 7 सीटर नहीं है ऑफकोर्स। 7 सीटर्स के ऊपर बेसिकली फोकस होता है 18 लाख प्लस जो जिनका बजट होता है उनके लिए। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आपका बजट 18 लाख प्लस है और आपके यूज़ केस में आपने अगर देखा है कि भाई 7 सीटर ही चाहिए, देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू चूज़ अ व्हीकल फॉर योर सेल्फ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए आपकी गाड़ी लेने से पहले कि आप इस गाड़ी को चलाने कहाँ वाले हैं। अगर आपका शहर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आई बिलीव छोटी गाड़ी लेना ही समझदारी है, क्योंकि पार्किंग स्पेस ढूंढना और टाइट स्पेसेस से निकालना थोड़ा सा इशू बन जाता है। यहाँ तक कि अगर आप पहाड़ों पे भी रहते हैं तो भी आपको छोटी गाड़ी लेनी चाहिए। अब पहाड़ों के साथ एक दिक्कत है कि सिर्फ छोटी हैचबैक से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वहाँ पर आपको कैपेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पे होते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, गाड़ी का इंजन अंडर पावर्ड फील होता है अगर आपने हैचबैक सेलेक्ट किया है पहाड़ों के लिए। वैसे बहुत ईजी होता है, ऑल्टो पहाड़ों की रानी वैसे ही नहीं कहा जाता ऑल्टो को, बट अगर पहाड़ों पे चलना है तो ऐसी एसयूवी होनी चाहिए जहाँ पर कैपेबिलिटी के साथ साथ फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा हो। तो ऐसे में इंडिया में बहुत कम ऑप्शन है, जिमनी इज़ वन ऑफ देम। तो अगर आप पहाड़ों पे चलाने के लिए लेना चाह रहे हैं गाड़ी को, तो जिमनी से बेहतर मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि पहाड़ों पे क्या रास्ते बहुत सकरे होते हैं, कम टाइट स्पेसेस होते हैं, तो वहाँ से आपको निकालने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बट ले सकते हैं आप, कोई सी भी गाड़ी है, आपकी ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपको आदत पड़ी हुई है अभी तक छोटी गाड़ी चलाने की, और आप एकदम से बड़ी गाड़ी ले लें, 7 सीटर टाइप 4.5 मीटर की गाड़ी ले ली आपने, तो फिर आपको मैन्यूवर करने में दिक्कत आएगी और हो सकता है आप उसको कहीं ना इधर उधर लगा भी दें, तो वो थोड़ा सा एक इशू होता है। सिटी में भी अगर आप लेना चाह रहे हैं, सिटी बहुत कंजेस्टेड है, तो भी देख लीजिएगा आपके आसपास का रास्ता कैसा है। बहुत ज़्यादा टूटा फूटा रास्ता है, खड्डे बहुत सारे हैं रोड पे, तो आई थिंक थोड़ी ऊंची गाड़ी ले लेने में समझदारी है। एसयूवी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसयूवी का रख रखाव भी थोड़ा सा मेंटेनेंस हाई रहता है। फॉर एग्जांपल व्हील्स, जो टायर्स होते हैं, टायर को रिप्लेस करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि एसयूवी है, बड़े टायर्स होते हैं। सेडान्स वगैरह लो मेंटेनेंस होती हैं, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो अपना गाड़ी आप जो लेने वाले हैं वो कहाँ चलेगी, इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा गाड़ी लेते वक्त। फिर अगला सवाल ये है जो आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि आपको इक्विपमेंट लेवल कैसा चाहिए गाड़ी का। अगर आप गाड़ी को फुली, मतलब आप नहीं चाहते कि नई गाड़ी लेने के बाद आप उसको कहीं ले जाके खुलवाएं, उसमें म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगवाएं, तो बेसिकली आपको वेरिएंट जो है थोड़ा सा ऊपर का ही लेना पड़ेगा, जहाँ पर गाड़ी में ठीक ठाक सा म्यूज़िक सिस्टम आ जाए। बहुत ज़्यादा शौकीन अगर आप म्यूज़िक के हैं तो बहुत अच्छे वाले म्यूज़िक सिस्टम आ जाएँ, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और भी कुछ बेसिक फीचर्स चाहिए जो कि बेस मॉडल में नहीं आता, टॉप मॉडल में आता है, तो वो भी आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। आपको शोरूम वाले बंदों को बोलना पड़ेगा कि नहीं, हमें टॉप मॉडल ही चाहिए या सेकंड टॉप चाहिए, जिस भी मॉडल में, जिस भी वेरिएंट में वो फीचर आ रहा है। जैसे कि एक बहुत ही काम का फीचर होता है क्रूज़ कंट्रोल, जो आमतौर पर शोरूम वाले कहते हैं कि ज़्यादा काम का नहीं है, और अगर आप सिटी में चलते हैं ज़्यादातर तो आपके एक्चुअल में काम का नहीं है, लेकिन हाईवे रन आपका बहुत ज़्यादा है, तो क्रूज़ कंट्रोल आपके लिए फ्यूल इकॉनमी भी सुधार के देगा। तो क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर अगर आपको चाहिए तो वो जिस वेरिएंट में आ रहा है उस वेरिएंट को आप सेलेक्ट करिए। एक बार आपने गाड़ी सेलेक्ट कर ली, गाड़ी फाइनल कर ली, उसके बाद ठीक है, ये सारे जो इक्विपमेंट वाली बातें होती हैं गाड़ी सेलेक्ट करने के बाद ही करनी है अपन को, कि इस गाड़ी में ये फीचर्स है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, फीचर, किसी फीचर का होना ना होना डील ब्रेकर नहीं हो सकता, क्योंकि फीचर्स आप बाद में एडिशनली ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक हैचबैक ले ली और आपके यहाँ यूज़ केस के हिसाब से आपको ऐसी भी लेनी चाहिए थी, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में। आप चाहे जितने बड़े टायर लगवा लें, जितना व्हील्स को आप साइज़ करवा लें, नहीं कर पाएगी वो काम गाड़ी जो दूसरी बॉडी टाइप की गाड़ी कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि रियर डिफॉगर वगैरह होता है, वॉशर वाइपर होता है। ये सब फीचर्स नॉर्मली अपर मॉडल की गाड़ियों में ही आते हैं, तो
मेरे हिसाब से अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो टॉप मॉडल ले लीजिए। बाहर से लगवाना सस्ता ज़रूर पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, बार बार इश्यूज़ आते रहते हैं उसमें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लाख 1.5 लाख रुपया तक तो बचा लेते हैं वो बाहर से लगवाने पर, बट फिर उसको लेके झेलते रहते हैं। तो एक कहावत है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। फिर ये जो ORVM होता है, इस ORVM को भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, जो फोल्डिंग ORVMs है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक वाले कंडीशंस में अगर आप चलते हैं, बहुत ही आप आस से गाड़ियाँ जाती हैं आपके शहर में, तो आपको ये बार बार बंद करना पड़ेगा और वो मैनुअली बंद करना थोड़ा सा हैसल होता है। तो ये चीज़ पहले से आप कंसिडर कर लीजिए कि आपको वो चीज़ आपके यूज़ में आने वाली है कि नहीं है। तो उस हिसाब से आपको गाड़ी का वेरिएंट सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, मैं गाड़ी सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ फीचर्स के बेसिस पे, मैं वेरिएंट सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ फीचर्स के बेसिस पे। तो अब ये सारे डिसीजंस लेने के बाद, सारे सवाल अपने आप से आपने पूछ लिए और अब आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। एक सवाल अभी भी आपके सामने आएगा, वो है कि गाड़ी का कलर कौन सा होगा। ये गाड़ी खरीदने में ये डिसीजन कोई खास मैटर नहीं रखता, आप किसी भी गाड़ी में कलर, ज़्यादातर कलर्स अवेलेबल होते हैं, बट कलर सेलेक्ट करते वक्त एक बात जो खास आपको ध्यान रखनी है कि गाड़ी का कलर डार्क शेड मिले या लाइट शेड मिले, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। डार्क शेड के फ़ायदे क्या है, जैसे ये डार्क ग्रे कलर हो गया, डेटोना ग्रे, या ब्लैक कलर्स हो गए, बहुत ही टशन वाला कलर होता है, बहुत ही देखने में दमदार लगता है, शानदार लगता है कलर, यंगस्टर्स को पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। बट इसके साथ एक इशू ये है कि ये गंदा बहुत जल्दी होता है। इसको आप थोड़ा सा चला लें डार्क शेड की गाड़ी को, तुरंत गंदा होता है और इसको बार बार साफ़ करने वाला इशू रहता है। तो अगर आप ये करने को तैयार हैं तो डार्क शेड इज़ ओके फॉर यू। एक और प्रॉब्लम डार्क शेड के साथ कि डार्क शेड की गाड़ी गर्म भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और धूप में खड़ी रहती है गाड़ी आपकी, तो गर्म बहुत ईजीली होने वाली है। आप कहेंगे कि हम तो AC चला लेंगे, AC चला लेंगे आप बिल्कुल, लेकिन AC चलाने में एनर्जी भी तो खर्च होगी, फ्यूल इकॉनमी भी ड्रॉप होगी एज़ कम्पेयर टू, वैसे भी स्टडी में पाया गया एज़ कम्पेयर टू लाइट शेड की गाड़ियाँ, डार्क शेड की गाड़ियों की फ्यूल इकॉनमी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि उनको AC में भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जबकि लाइट शेड की गाड़ियाँ हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होती। तो आई स्ट्रांगली बिलीव आपको लाइट शेड की गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी लुक वाइज पर्सनल चॉइस होती है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, बट मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इस क्वेश्चन को आप कलर सेलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखें। तो फाइनली इतने सारे सवालों के बाद आपने अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर ही ली है, आपने कलर डिसाइड कर लिया, बॉडी टाइप डिसाइड कर ली, ट्रांसमिशन टाइप डिसाइड कर लिया, इंजन कैसा चाहिए आपको डिसाइड कर लिया और आपने गाड़ी ले आए। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये कोई ऑप्शन है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सुरक्षित गाड़ी खरीदें, सेफ्टी रेटिंग देखकर खरीदें गाड़ी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी NCAP टेस्ट करने लग गई है, ग्लोबल NCAP टेस्ट तो होते ही हैं। तो जिस भी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, आई रिकमेंड कि आप उसी गाड़ी को लें। अब आप कहेंगे कि भाई हम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, हमें क्या ज़रूरत है मजबूत गाड़ी की। मैं बता रहा हूँ, आप चाहे कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हो, अगर सामने वाले ने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसका आपके पास कोई तोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने वाले हो। और ऐसी केस में आपकी गाड़ी की मजबूती ही आपकी जान बचाएगी, आपके ड्राइविंग स्किल्स कोई काम नहीं आने वाले। आपकी और आपकी फैमिली की जान आपकी गाड़ी की मजबूती पर डिपेंड करता है। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप सेफ्टी टेस्टेड गाड़ियाँ लें, मजबूत गाड़ियाँ खरीदें, 5 स्टार रेटेड गाड़ी खरीदें, 4.5 स्टार रेटेड गाड़ी खरीदें, 3 स्टार से नीचे की गाड़ियों की तरफ तो देखे भी ना। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये वीडियो देखें, तो आप इस वीडियो को उनसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।